नमस्कार, जय हिंद बच्चों। यूपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी पर आधारित वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पहले नंबर पे ये सीखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर को हम लोग सरलता के साथ, गहराई के साथ अध्ययन करते हुए संपूर्ण चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, महत्वपूर्ण फार्मूले को समझेंगे, उन पे आधारित क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हमारा जोर वीडियो लेक्चर के माध्यम से यह होगा कि हम प्रत्येक चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि बच्चे रटने के बजाय समझने की कोशिश करें और आसानी से सवाल को खुद ही खुद लगा सकें। और हमारा उद्देश्य ये होगा कि प्रत्येक चैप्टर खत्म करने के बाद उस चैप्टर से संबंधित ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करा सके ताकि हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2025-26 में 100 में 100 मार्क्स ला सकें। ये तभी संभव होगा जब आप खुद ही खुद 100% लगन के साथ मेहनत करेंगे और हमारा भी दायित्व होगा कि हम 100 में 100 पूरे कोर्स को खत्म कर सकें। क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लास 10 में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, क्लास 10 में जैसा कि आप विषय सूची में देख पा रहे हैं, कुल 14 चैप्टर पढ़े जाने हैं। कुल 14 चैप्टर पढ़े जाने हैं। प्रत्येक चैप्टर अपने आप में खुद ही खुद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेस है आगे के मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए। इसलिए हम प्रत्येक चैप्टर को गहराई के साथ अध्ययन करेंगे और उसे ढेर सारे एक्सरसाइज करेंगे ताकि उस चैप्टर को हम लोग गहनता से सीख सकें। इस चैप्टर के माध्यम से सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में सीखेंगे। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम पूरे कंप्लीटली रूप से वास्तविक संख्या को हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वास्तविक संख्या से जुड़े हुए जो बेसिक पॉइंट्स हैं। बेसिक पॉइंट्स के मतलब वास्तविक संख्या से पहले भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या इत्यादि। उस सारी संख्याओं को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये संख्याएं इतने महत्वपूर्ण हैं कि गणित रूपी अगर गणित कोई मकान है तो मकान का नींव मजबूत करने के लिए ये संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारा अगर नींव मजबूत होगा, यानी कि गणित का नींव यानी नंबर सिस्टम, संख्याएं को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा मैथमेटिक्स रूपी मकान भी मजबूत होगा। चलिए, बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक संख्या को अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या वस्तुओं को गिनने के लिए वे संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जो गणन संख्याएं कहलाती हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो हमने प्रकृति में जो संख्याएं दी हैं, संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5। ये सभी संख्याएं क्या होती है? गणना करने में हमारी मदद करती हैं। इसलिए इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या का हम लोग इंग्लिश के कैपिटल लेटर n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है, जो गणना करने के काम आती है, जो हमको प्रकृति ने दिया है। 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। यानी प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहें तो 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि अगर हम कहें कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है तो उसमें एक नंबर जोड़ने पर उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। ये हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। अंततः हम यह कह सकते हैं कि कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दें, यानी n बराबर 0, 1, 2, 3 एंड अनंत, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शून्य को मिलाने पर, प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर हमको पूर्ण संख्या मिल जाती है। पूर्ण संख्या का हम लोग W से लिखते रहते हैं, W बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याओं को रखा गया है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो होने के कारण सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। लेकिन अगर कहें कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो पक्का सही है, लेकिन कहें कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो जीरो के वजह से पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को इंक्लूड करते हुए जो संख्याएं मिलती हैं उनको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को आई से लिखते हैं तथा इस प्रकार लिखते हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन। इधर लिखेंगे माइनस, इधर लिखेंगे -2 एंड सो ऑन। जीरो के दाहिने तरफ प्लस संख्याएं लिखेंगे, जीरो के बाएं तरफ माइनस वाली संख्या लिखेंगे। जीरो के दाहिने तरफ की संख्याओं को हम लोग धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। 1, 2, 3 ये सारी संख्या क्या है? धन पूर्णांक है। जीरो के बाएं तरफ की संख्याओं को हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं, शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो और निगेटिव नंबर जोड़ते हुए जो संख्या मिलती है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब सम संख्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। इसी प्रकार से विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित न हो। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 11, 17, 29 एंड 39। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहते, किसको कहते हैं? कोई भी संख्या को हम अभाज्य संख्या तभी कहेंगे जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी भी संख्या से न कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि 0 और 1 को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं करते हैं। 0 और 1 को छोड़ करके वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी से न कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 ये सभी संख्याएं 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या हैं सभी विषम संख्या होती हैं, ठीक। और एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है। एक न तो भाज्य होती है, न तो अभाज्य होती है, न तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसी को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उनको हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 और 10। अभाज्य संख्या कौन थी? जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी से न कटे। और भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 4 है,
4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और इसके अलावा दूसरी संख्या 2 से भी कटता है। इसी प्रकार से 8 है, 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा। मतलब 1 से कटे, स्वयं से कटे और दूसरे संख्या से भी कट जाए तो इसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका मसम का मतलब एचसीएफ या कह सकते हैं इसको महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह एक साथ सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर हम 4 ले लें तो 4 का अगर मसा निकालें तो कैसे निकलेगा? 4 और 9 का 3 गुणते 3, इसमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं है। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें केवल कॉमन है तो केवल 1 है। जो 2 संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं साथ में कब कहेंगे? जब दोनों में कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो तो उसको हम कहेंगे सअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 2 से अधिक अगर 3 संख्याएं ले लें, जैसे 8 ले लें, 9 ले लें, 12 ले लें, तो इसका हम लोग जीसीडी यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो पक्का है केवल 1 ही आएगा। जैसे देख सकते हैं 8 को अगर फैक्टर करें, गुणनखंड करें, 2 गुणते 2 गुणते 2, 9 को करेंगे तो 3 गुणते 3, 12 का करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 3। देखिए 2 8 में है लेकिन 9 में नहीं है, 3 12 में है, इसमें भी, इसमें नहीं है। यानी तीनों में अगर कोई कॉमन अवयव है तो केवल 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इसके अलावा कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों संख्याएं 8, 9 और 12 अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो उसको युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। पेयर प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 11 और 13 ये सअभाज्य संख्या है और इनके बीच अंतर कितना है? 2 का है। जब 2 अभाज्य संख्या एक साथ हो और उनके बीच का अंतर 2 हो तो ऐसी संख्याओं को हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए सअभाज्य संख्या में ये कंडीशन नहीं था कि 2 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, लेकिन अगर युग्म अभाज्य संख्या यानी कि पेयर प्राइम नंबर की बात करें तो दोनों संख्याएं अभाज्य होने के साथ साथ दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। अब देखिए हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, q 0 न हो, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जा सके और हर में कोई 0 संख्या न हो, और p और q दोनों क्या हो? p और q पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या अभी हम ऊपर पढ़े हैं 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो p/q के रूप में लिखा जा सके और ये वाला पोर्शन 0 न हो और p और q दोनोों पूर्णांक संख्या हो तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/6, 4 1.77, 4 1.77, 2.3, 2.3 के ऊपर डैश लगा, इसका मतलब होता है 2.333 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्या दशमलव के आधार पर 2 प्रकार की होती है। जैसे परिमेय संख्या दशमलव निरूपण के प्रकार। परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के प्रकार अभी हम पढ़े हैं कि परिमेय संख्याएं वे होती है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, q 0 ना हो, मतलब हर वाला पोर्शन 0 ना हो, और p और q दोनों कौन से नंबर हो? पूर्णांक संख्या हो। लेकिन अगर हम कहें दशमलव के रूप में अगर कोई संख्याएं लिखी जाए तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी? अगर हम कह दें कि देखिए जैसे 1/2 है, 1/2 क्या है? 0.5, यानी 2 का 1 में भाग देंगे तो 2 0 1.0 आएगा, 2 5 10, ये कट के 0 आ जाएगा। इसके बाद 5 के बाद कोई अन्य संख्या नहीं मिलेगी। यानी दशमलव के बाद संख्या अगर शांत हो जाए, मतलब टर्मिनेट हो जाए, इसका मतलब कि अब उसके बाद कोई संख्या आए ही नहीं, तो इस प्रकार के परिमेय संख्या को शांत दशमलव प्रकार कहते हैं, जिसका दशमलव भाग कुछ अंकों के बाद रुक जाता है।
जैसे उदाहरण जैसे 3/4 ले लीजिए, 3/4 को 0.75, इसके बाद कोई भी संख्या नहीं आएगी। अगर 3 का 4 4 का 3/4 निकालेंगे, मतलब 3 का 4 में भाग देंगे तो 0.75 आएगी। मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आने के बाद कोई अन्य संख्या नहीं मिलेगी, यानी कुछ अंकों के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ऐसे संख्याओं को शांत दशमलव परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। यहाँ दशमलव के बाद संख्या रुक गई है, दशमलव के बाद संख्या रुक गई है तो शांत दशमलव प्रकार का परिमेय संख्या इसको कहेंगे। इसके बाद दूसरा है अवसानीशील आवर्ती दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब दशमलव के बाद संख्या रुकेगी नहीं बल्कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। जैसे 1/3 ले लेते, 1/3 ले लेंगे तो 0 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, शांत नहीं होगा। दशमलव के बाद संख्या रुकेगी नहीं है बल्कि क्या होगा, एक ही संख्या बार बार आती है। तो इस प्रकार के परिमेय संख्या को हम लोग अवसानशील आवर्ती दशमलव प्रकार कहते हैं, या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसी प्रकार से ले लीजिए 2/7, इसी प्रकार से आप लिखेंगे 2/7, तो इसको लिखेंगे आप 0.2857142857 देख रहे हैं, 285714, फिर 285714, ऐसी संख्या रिपीट होगी, फिर आगे आएगा यही 285714, यानी कि दशमलव के बाद संख्या टर्मिनेट नहीं हुआ, संख्याएं रुकी नहीं, संख्याएं शांत नहीं हुई, बल्कि एक ही संख्या या संख्या के युग्म का पैटर्न बार बार आ रहा है। तो ऐसे वाले प्रकार को अवसानशील आवर्ती दशमलव प्रकार कहते हैं। इसी प्रकार से 22/7 को देखिए 3.142857 142857, यानी 142857 बार बार दोहरा रहा है, बार बार एक ही संख्या आ रही है। तो ऐसे दशमलव को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। ऐसे दशमलव को हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। यानी परिमेय संख्या दो प्रकार की, दशमलव के आधार पर परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। दशमलव के बाद यदि संख्या रुक जाती है तो उसको हम लोग शांत दशमलव का प्रकार कहेंगे, मतलब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहेंगे। यदि दशमलव के बाद संख्या रुके नहीं बल्कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए बार बार वही संख्या आए तो इस वाले प्रकार को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी शांत नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं, बल्कि संख्याओं का एक पैटर्न बार बार रिपीट होगा। तो ऐसे प्रकार को हम लोग आवर्ती दशमलव प्रकार कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p तथा q पूर्णांक है एवं q 0 नहीं है तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √15, √5/1/3 पाई इत्यादि। ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या इसलिए क्योंकि इसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिखा जा सकते। दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं के आधार पे हम लोग अपरिमेय संख्या को भी परिभाषित करते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि दशमलव के बाद कौन सी संख्या आएगी पता नहीं, मतलब इसके पहले क्या था, जैसे एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनका दशमलव निरूपण न तो समाप्त होता है और न ही तो दोहराता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या √2 1.41421356। देखिए दशमलव के बाद कभी भी संख्या समाप्त नहीं होती है और ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी संख्या आएगी। इसके पहले क्या था, दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त नहीं हो रही थी, वो तो ठीक है, लेकिन एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर तो समाप्त भी नहीं हो रहा है और क्या आएगा पहले से पता ही नहीं है। तो इस प्रकार को हम ऐसे टाइप के संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देख लीजिए जैसे पाई है, पाई 3.141592 अनंत तक चलता है, कोई निश्चित दोहराव नहीं है। √3 है 1.73205008, कौन सी संख्या आएगा पता नहीं। तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या है।
देखिए क्लास 10 में आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है, इसके पहले की जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याएं, वो सारी संख्याएं कहीं ना कहीं वो सब वास्तविक संख्याएं ही थी। यानी सभी संख्याओं को अगर एक साथ लिखें तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। जैसे 4 है, क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 4/1 यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक और परिमेय संख्या है। 2 भी वही है, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 4 भी प्राकृतिक संख्या, -2 पूर्णांक संख्या। यानी जितनी भी संख्या है सबको एक साथ इंक्लूड कर ले तो हम कह सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी 60 में कहें अगर वास्तविक संख्या को तो R से लिखते हैं, R में हम Q ले लें, परिमेय संख्या ले लें, परिमेय संख्या ले लें और अपरिमेय संख्या ले लें। परिमेय संख्या ले लिए तो परिमेय संख्या में सब कुछ आ गया, प्राकृतिक संख्या भी आ गया, पूर्णांक संख्या भी आ गया, नहीं पूर्ण संख्या भी आ गया, पूर्णांक संख्या भी आ गया और ये सब चीज़ें आ गई। यानी प्राकृतिक संख्या कह दे तो परिमेय संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। इस परिमेय ले लिए तो ये सब ऑलरेडी इसी में आ जाएंगे। उसके बाद अपरिमेय जोड़ दें, यानी सारी संख्याओं को एक साथ ले लें तो वो सब क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या होती है। अब काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या 10 के लेवल पर नहीं, हम लोग 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रूट्स ऑफ द निगेटिव नंबर को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी रूट्स के अंदर कोई निगेटिव ऋणात्मक संख्या लिखे तो इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखिए हम लोग संख्याओं पर कुछ महत्वपूर्ण विशेष बिंदु के बारे में हम लोग जानेंगे। जो चीज़ें पढ़ चुके उसी के बारे में हम लोग पॉइंट रूप में समझेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। संख्या 1 न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। संख्या 1, अभी हम बताएं कि जब अभाज्य संख्या की परिभाषा बता रहे थे तो 0 और 1 को छोड़ करके वे सभी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, उनको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या थी, जो स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होती थी। लेकिन ध्यान देना है कि 1 जो है न तो भाज्य है और तो न थी अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल 2 ही है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ सम संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या हैं सब विषम संख्याएं होती हैं। वे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5 व 7 इनके बीच में एक सम संख्या है। हालांकि ये सब चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके थे। 5 और 7 के बीच में 6 है, एक सम संख्या। 3 और 5 के बीच में 4, एक सम संख्या। 11 और 13 के बीच में 12, एक सम संख्या। 17 व 19 के बीच में 18, एक सम संख्या। तो इस टाइप के संख्या को हम लोग अभाज्य जोड़ा कहते हैं, मतलब पेयर माने युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। यानी 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में अगर एक सम संख्या मिल जाता है तो इसको युग्म अभाज्य संख्या या अभाज्य जोड़ा कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है एवं वास्तविक संख्या होती है। क्यों ऐसा होता है, देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्या को कैसे लिखे थे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या को क्या लिखे थे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आई को क्या लिखे थे, 0, 1, 2, -1, -2, इसी प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या भी लिखे थे p/q के रूप में। तो यहाँ क्या कर रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, इसी तरह से परिमेय संख्या भी होती है और वास्तविक संख्या भी होती हैं। लेकिन वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्याएं 0 होने के कारण उसमें प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या है तो सही है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा जरूरी नहीं है। 0 हटा देंगे तो पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, लेकिन 0 होने के कारण पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। लेकिन प्राकृतिक संख्या सभी संख्या है, नीचे की सभी संख्याएं जो इससे बड़ी हैं हो जाएंगी। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं।
सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। यानी पूर्णांक संख्या के ले तो परिमेय भी होती है और वास्तविक भी होती है। जितनी भी पूर्णांक संख्या है उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए दो कोई पूर्णांक संख्या ले ले, तो दो पूर्णांक संख्या है तो 2 को हम 2/1 यानी p/q के रूप में लिख लिए, और p और q दोनों इंटीजर हैं तो कह सकते हैं पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से पूर्णांक है, परिमेय है तो वास्तविक होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या वास्तविक होते हैं, वही चीज लिखा है। सभी पूर्णांक है, परिमेय है और अपरिमेय भी कह लो, ठीक। यानी कि अगर हम कह लें केवल परिमेय प्लस अपरिमेय, तो ये अगर दोनों कह लिए तो वास्तविक संख्या होती है। अब परिमेय कह लिए तो परिमेय में ही पूर्णांक आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि इसको लिखने की जरूरत है, हालांकि लिखा गया है तो इसको समझना है कि पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय सब संख्याएं ले लो तो कहीं ना कहीं वो वास्तविक संख्या ही होती है। अभाज्य को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, यौगिक हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या कहो या इसी को कंपोजिट नंबर कहो, इसको प्राइम नंबर कहो या रूट्स नंबर कहो। सम तथा विषम संख्या होती है, यानी कह सकते हैं कि अभाज्य सम भी होती है, विषम होती है, लेकिन सम केवल एक ही संख्या होती है जो 2 है। और यौगिक संख्या मतलब यौगिक संख्या में भाज्य संख्या सम भी होती है, विषम भी होती है, ठीक। जैसे 9 क्या है, विषम है, 8 क्या है, सम है और भाज्य भी है। तो ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। अगर हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो परिमेय धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। यानी 2/3 भी परिमेय संख्या है, -2/3 भी परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये है कि परिमेय केवल धनात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। उसी तरह अपरिमेय संख्याएं भी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं। भिन्न संख्याएं परिमेय होती, जितनी भी हम लोग भिन्न संख्या पढ़ते हैं। भिन्न संख्याएं मतलब अंश और हर के रूप में जो लिखा जा सके, अंश और हर के रूप में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जो संख्या लिखी जाती हैं वो उनको भिन्न संख्या कहते हैं। और भिन्न संख्या क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या और इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम होती हैं। 0 जो होता है ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं। 0 संख्या न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, बल्कि क्या है, शून्य संख्या है। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अगर हम शून्य में किसी भी संख्या का ए कोई संख्या हो, ए वास्तविक संख्या है, लेकिन ध्यान देना कि ए 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 में कोई भी नॉन जीरो संख्या को, 0 में किसी भी ऐसी संख्या का भाग दे जो 0 ना हो तो ये 0 आता है। यानी कह लें 0/5 तो 0 आएगा, 0/7 तो 0 आएगा। यानी ऊपर 0 रहे, नीचे कोई ऐसी संख्या रहे जो 0 ना हो तो हमेशा 0 आता है। यानी 0/0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऊपर कोई नॉन जीरो नंबर हो, यानी ए कोई ऊपर संख्या हो, ए वास्तविक संख्या हो, ए वास्तविक हो और ए 0 ना हो, तो ऊपर कोई संख्या नॉन जीरो नंबर हो, नीचे 0 हो तो ये अपरिभाषित या अनंत आता है। यानी 0 का किसी संख्या से जो 0 नहीं है भाग दें तो 0 आएगा, लेकिन किसी भी संख्या का जो 0 नहीं है 0 में भाग दें तो इन्फिनिटिव या अपरिभाषित संख्या आता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है, यही चीज़ हम बता चुके। अब देखिए, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या आता है। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम जैसे टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, और कोई जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पूछे जाते हैं।
और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अब हायर क्लासेज में कहीं भी जाइए पढ़ने के लिए तो ये सब कहीं ना कहीं हमको ट्रबल पैदा करते हैं, मतलब कष्ट देते हैं सवाल को न लगाने की दृष्टि में। अगर सवाल नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको इसीलिए हम लोग यहीं पर बढ़िया से अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि हमको आगे गणित को अच्छे से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल, मान लीजिए 2 + √2, ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम बताए हैं ये भी होता है कि एक परिमेय और अपरिमेय का अगर जोड़ेंगे तो पक्का अपरिमेय संख्या आएगा। ये अपरिमेय हो गया दोनों, ये क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय क्यों है? क्योंकि एक परिमेय तथा अपरिमेय को जब जोड़ते हैं तो पक्का हमेशा अपरिमेय मिलेगा। और इसको घटाएंगे तो भी, एक परिमेय में एक अपरिमेय को घटाएंगे तो पक्का अपरिमेय मिलेगा। अब यहाँ पे ले लीजिए 2 - √2, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। एक परिमेय को अपरिमेय के साथ घटाएं तो ये फिर से अपरिमेय मिला। तो यहाँ क्या देखते हैं? अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़े हैं तो क्या मिल गया? 4। ये क्या आ गया? परिमेय आ गया। तो ऐसा संभव है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तो परिमेय ही आए। हो सकता अगर हम ऐसे जोड़े 2 + √2, 2 + √2, 2 + √2 और फिर जोड़ें √2 + 3, ये क्या आ जाएगा? 5 + 2 √2, ये क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। हाँ, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो कहने का मतलब ये है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हो सकता है कि वो अपरिमेय आया, ये भी हो सकता है कि परिमेय आ जाए। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ चुके। इसी प्रकार से एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या आता है। एक परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कोई 2, एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए √2, तो इनका गुणा करेंगे तो पक्का है कि फिर से अपरिमेय आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि एक परिमेय संख्या ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए और उनका गुणा कीजिए तो पक्का है कि वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। इसी तरह योगफल सदैव एक अपरिमेय। इसी प्रकार से एक परिमेय संख्या ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, इनका योगफल भी हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब कि दो अपरिमेय को संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो हो सकता है कि वो परिमेय आए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपरिमेय आ जाए। लेकिन अगर एक परिमेय को एक अपरिमेय के साथ जोड़ें तब पक्का है कि अपरिमेय संख्या आएगा। इसी प्रकार से एक परिमेय तथा एक अपरिमेय को गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि पाई का जब भी मान निकालेंगे तो दशमलव के बाद संख्याएं जो आएंगी कभी समाप्त भी नहीं होगी और एक निश्चित पैटर्न को भी नहीं बताएंगी। तो ऐसे केस में हम लोग ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। दो परिमेय संख्याओं या तो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय। यह कह रहा है कि दो परिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कोई दो परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 है 3 है, यह परिमेय है, यह परिमेय है। इनके बीच में कह रहा है कि अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होते बहुत सारे होंगे। देखिए यहाँ पे 2.05 हो गई, 2.005 होगी, 2.0005 होंगी, 2.0005 होंगी। यानी जीरो की संख्या बढ़ाते जाए, लास्ट में 5 लिए सब इसी के बीच में आएगी। ये पूरे जिंदगी भर करते जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती हैं? अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है, अनंत परिमेय संख्या भी होती है। किसी भी दो नंबर ले लीजिए, चाहे परिमेय हो, चाहे कोई दो वास्तविक संख्या ही ले लीजिए या कोई दो अपरिमेय संख्या ही ले लीजिए, उनके बीच अगर संख्याएं निकालना हो तो पक्का है कि अनंत संख्याएं आती हैं। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या होता है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है।
चाहे कोई भी सम संख्या ले लीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या आएगा। इसी प्रकार से कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। कहने का मतलब है कोई भी सम संख्या ले लीजिए, उसका वर्ग करेंगे तो फिर से सम संख्या मिलेगी। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, उसका वर्ग करेंगे तो फिर से विषम संख्या मिलेंगी। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम के अंतर्गत ढेर सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पॉइंट्स को हम लोग जानने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा ही नहीं लगा होगा, अब इसके बाद हम लोग क्लास 10 के चैप्टर को एक एक चैप्टर अच्छे से अध्ययन करेंगे। वो पढ़ने के लिए, क्लास 10 के आगे आने वाले चैप्टर पढ़ने के लिए ये नंबर सिस्टम को जानना बहुत ही ज़रूरी था। अगर इसको हम नहीं जानते तो कहीं ना कहीं हाई स्कूल के आगे के चैप्टर पढ़ने में हमको कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होती। हाई स्कूल के चैप्टर ही पढ़ने में दिक्कत महसूस नहीं होती, बल्कि आगे आने वाले मैथमेटिक्स से जुड़े जितने भी हायर एजुकेशन है, हर जगह कहीं ना कहीं दिक्कत होती। इसलिए नंबर सिस्टम के महत्व को देखते हुए आज पूरा लेक्चर हमारा इसी पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो और लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, इसलिए इस वीडियो को आप दूसरे अन्य लोगों को शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हुई हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।